जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लाए हैं जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट पर बेस्ड हर चैप्टर को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही प्रोवाइड कराऊंगी आपको अपने हैंड रिटन नोट्स। आपको ये नोट्स हमारे ऐप नीट मेंटोर पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मोस्टली आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ज्यादातर आपसे क्या थ्योरी पूछेगा और मेनली आपको डेफिनेशंस जो है इस पे, जैसे पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई, कम्युनिटी की डेफिनेशन हो गई, या फिर इकोलॉजी की ही डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पहला चैप्टर और उसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था डेफिनेशन, तो पहले ही हमको यहाँ देखने मिल रहा है डिफाइन इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी क्या होती है। देखो, इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है कोई ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिश्ता है, वो कैसे उससे इंटरेक्ट करता है, इसी को क्या कहते हैं हम इकोलॉजी कहते हैं, है ना। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई मछली है, तो वो किसके साथ है, उसका रिश्ता किसके साथ है, पानी के साथ, मतलब वो पानी के साथ रह रहा है, तो उसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। यानी कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी स्टडी है एक ऑर्गेनिज्म की और वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, उसके अराउंड जो भी एनवायरनमेंट है वो। जैसे शेर है तो उसके अराउंड क्या एनवायरनमेंट होगा, उसका जंगल हो जाएगा, है ना। इस टाइप से वो कैसे उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं, हम इकोलॉजी कहते हैं। अब एक इकोलॉजिस्ट क्या होता है, जो इस चीज की स्टडी कर रहा है उसको हम क्या कह देंगे, इकोलॉजिस्ट। सो एन इकोलॉजिस्ट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर हैबिटेट। यानी कि इकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि जो लिविंग थिंग है, जो जीवित चीज है और उसका जो क्या है, उसका जो रिलेशन है ना, उसका रिलेशन है किसके साथ, उसकी हैबिटेट्स के साथ, उसी को स्टडी करने का काम किसका होता है, इकोलॉजिस्ट का होता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इकोलॉजिस्ट मस्ट स्टडी एंड ऑब्जर्व ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड देयर इकोसिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। तो करना क्या होगा उसको, इसके लिए क्या करना है, स्टडी करनी है ना, उसे स्टडी करना है एंड ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व क्या करना होगा, उसकी लाइफ, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो किस लाइफ में है और मतलब इकोसिस्टम के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, यही सब को स्टडी करना क्या हो जाता है, आपका इकोलॉजी हो जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है डिफाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, तो देखो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म है ना, एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए बहुत सारे डॉग्स हैं, तो उन सबकी जो एक पूरे डॉग्स जो है वो एक मिलके क्या बनाएंगे, एक पॉपुलेशन बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे यही हो जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इनहेबिटिंग अ डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि एक डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया में जो एक टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, मान लीजिए कि आपका ये एक एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में एक ही टाइप के कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, मान लीजिए ए टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म है, ये पूरे इसमें है ना, पूरा ए है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये ए की पॉपुलेशन हो जाएगी, है ना। इस पॉपुलेशन को क्या कह देंगे हम, ए पॉपुलेशन कह देंगे। यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इनहिबिटिंग अ डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया, और कैसे, एक डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया में, यानी कि ये जो एरिया है ये डिफाइंड है इस बाउंड्री के साथ, है ना। तो इस बाउंड्री के अंदर जो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म है उसे क्या कह देंगे हम, पॉपुलेशन कह देंगे। एट अ डेफिनेट टाइम एंड विच यूज सेम रिसोर्सेज एंड कम्पीट फॉर देम। अब देखो क्या होगा, अगर ये एक ही टाइप के है ना, तो मान लीजिए कि कोई फिश है, फिश की एक पॉपुलेशन है, वो कहाँ पे रह रही है, वाटर के अंदर रह रही है। तो जो फिशेस हैं वो क्या करेंगी, खाना भी सेम ही खाएंगी, है ना, क्योंकि वो एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म है तो उनका खाना भी सेम होगा। तो खाना जो है, मान लीजिए अगर खाना कम है, इस एरिया में खाना कम है, तो ये क्या करेंगे, इसके लिए compete करेंगे, आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि हाँ जो ये एक हो सकता है एक दूसरे से भी लड़ाई कर ले, या फिर सफिशिएंट खाना हो तो ना भी करे, लेकिन हमेशा क्या रहेगा, उनमें एक कंपटीशन रहेगा, है ना। एंड रिफर्ड एज अ पॉपुलेशन, यानी कि इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये आपकी एक इजी सी डेफिनेशन हो जाएगी पॉपुलेशन। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप खुद इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपकी आ जाती है वो आ जाता है कम्युनिटी। तो देखो कम्युनिटी अब क्या हो जाएगा, बहुत टाइप की पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएगी, कम्युनिटी। जैसे कि एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है। लिखा है यहाँ पे, द डेफिनेशन ऑफ अ कम्युनिटी इज ऑल पीपल लिविंग इन एन एरिया और अ ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, है ना। यानी कि
मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी ए टाइप की पॉपुलेशन भी है और बी टाइप की, ए एंड बी ऐसे करके आपकी दो टाइप की पॉपुलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कम्युनिटी हो जाएगी ना। तो डेफिनेट कम्युनिटी ऑफ ऑल पीपल लिविंग इन एरिया, यानी कि इसी एरिया के अंदर ये जो है रह रहे हैं, और ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, और ये क्या करते हैं कॉमन, मतलब क्या है कॉमन सी चीजें इनके बीच में है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी क्या कम्युनिटी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम कि एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है, बुद्धिस्ट का है, जो किससे मिला, मान लीजिए यहाँ पे आप कर लीजिए हिंदू, ठीक है। तो एक ग्रुप किसका हो गया, एक ग्रुप हो गया आपका बुद्धिस्ट का और एक ग्रुप हो गया आपका हिंदू का, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या बना लेंगे, एक कम्युनिटी बना लेंगे, है ना। सो द एरिया, डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी, नेबरहुड और विक्टिनिटी वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव, यानी कि क्या होता है हम देखते हैं कि बेसिकली एक एरिया, एक ही एरिया के अंदर आपको कई डिफरेंट कम्युनिटी पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल सकती है आपको, एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में या फिर नेबरहुड में भी आपको देखने को मिल सकती है। आपके नेबर में भी हो सकता है कि अगर आप हिंदू है तो बाजू में आपके कोई बुद्धिस्ट रह रहा हो या फिर कोई पंजाबी फैमिली रह रही हो, तो इस टाइप से आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। सो विक्टिनिटी वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल रहता है ना। जनरली ऐसा नहीं होता कि एक ही पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही हो, वहाँ पे क्या है डिफरेंट मतलब डिफरेंट लोग जो है रहते हैं, और जिसी को हम क्या कह देते हैं कम्युनिटी कह देते हैं। तो ये आपकी किसकी कम्युनिटी की डेफिनेशन हो गई ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्टोथर्मल एंड एंडोथर्मल। अब एक्टोथर्मल और एंडोथर्मल क्या है, तो एक्टोथर्मल कौन है, जो अपना अंदर का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके नहीं रख पाते, उसको क्या कह देते हैं एक्टोथर्मल। और एंडोथर्मल क्या है, जैसे कि हम लोग हम किस में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे एंडोथर्मल्स में आ जाएंगे या एंडोथर्म्स में आ जाएंगे, क्योंकि हम अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखते हैं। जनरली कितना होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ पे हैं यहाँ पे ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे वहाँ पे भी 37 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन आप कहीं हिमालय चले जाएं जहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या 0 डिग्री से नीचे यानी कि नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहता है। तो इसलिए हम क्या एंडोथर्म्स है ना। अब एक्टोथर्म्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो है वो एक्टोथर्म्स हो जाएगा, यानी कि अगर वो यहाँ है, ठीक है, यहाँ है तो उनका टेम्परेचर कुछ और है, और अगर वो ठंडी जगह पे चले जाते हैं तो उस इन्वायरमेंट के साथ उनका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले बोल रहा है कि एक्टोथर्म्स आर एनिमल दैट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बॉडी हीट, यानी कि एक्टोथर्म्स वो एनिमल होते हैं जो कि एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बॉडी हीट पे डिपेंड करते हैं। भाई एंडोथर्म्स क्या होते हैं, सो एंडोथर्म्स आर एनिमल दैट आर कैपेबल ऑफ द इंटरनल जनरेशन ऑफ हीट, यानी कि वो कैपेबल होते हैं किसमें, इंटरनल जनरेशन ऑफ हीट में, यानी कि खुद का इंटरनली जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि ऑल्सो नॉन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, एक्टोथर्म्स को क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। और हम किस में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे वार्म ब्लडेड में, है ना, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है अंदर का वो एंडोथर्म है, यानी कि हमेशा एक समान जो है रहने वाला है। नाउ थर्ड पॉइंट में बोल रहा है इंक्लूड इनवर्टेब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो देखो इनवर्टेब्रेट, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ये चारों किस में आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा किसमें, एक्टोथर्म्स में। लेकिन बर्ड्स और एनिमल, हाँ सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो किस में आते हैं, एक्टोथर्म्स में, यानी कि जितने भी बर्ड्स और मैमल्स जो है ना, मैमल्स किस में आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके एक्टोथर्म्स में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको ये एज अ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि आपसे पूछ लेगा एंडोथर्म्स का एग्जांपल क्या है, तो क्योंकि यहाँ पे दो ही हैं इसलिए आपको इसको पूछे जाने के काफी चांसेस है ना। तो ये पूछ लेगा कि हाँ क्योंकि बर्ड और एनिमल्स जो है वही है, लेकिन आप बात करो एक्टोथर्म में तो मोस्टली जो है वो कैसे होते हैं, एक्टोथर्म्स ही होते हैं ना। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें बोल रहा है रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विथ द यूज ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर सोर्स, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को किसके साथ रेगुलेट करते हैं, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है उसके साथ क्या करते हैं, ये उसको रेगुलेट करते हैं। यानी कि अगर वो किसी ठंडी जगह पे जाएंगे तो उनका टेम्परेचर जो है वो कैसा हो जाएगा, अंदर से मतलब वो भी अपने साथ चेंज कर लेंगे, और अगर वो किसी हीटेड प्लेस पे गए तो उसके साथ उनका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। ना यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर बाय मेंटेनिंग देयर फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि ये अपनी बॉडी के फंक्शन से ही जो है
टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब गर्मी होती है, ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है। तो ये किस लिए आता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर पसीना आएगा तो क्या होगा, थोड़ी हमारी जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, हल्की सी ठंडी हो जाएगी, और बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये क्या एक तरीका है बॉडी का अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ किस में देखने को मिलती है, हमको एंडोथर्म्स में मिल जाएगी ना। अब क्या बोल रहा है कि बॉडी टेम्परेचर वेरीज ओवर टाइम। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्टोथर्म्स है, तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो टाइम के साथ वेरी करेगा, यानी कि बदलेगा। वहीं इनका देखें तो हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एंडोथर्म, यानी कि इनका एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये उनका क्या हो गया, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर हो गया, है ना। ये किसका क्या हो गया, इसका एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका 37 टेम्परेचर, यानी कि ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो रहता है हमेशा ना। इस पॉइंट में बोल रहा है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ एंडोथर्म्स वेरीज विद द सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर है किसका, एंडोथर्म का, वो सराउंडिंग टेम्परेचर से वेरी करेगा। ये सेम पॉइंट हो गया है। सेम यहाँ पे जो है वो वेरी नहीं करेगा ना। ये बोल रहा है कि लेस एक्टिव इन कोल्ड टेम्परेचर। तो ये क्या होता है कि कोल्ड टेम्परेचर पे लेस एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। लेकिन इनकी बात करें तो एक्टिव ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि ये एक्टिव रहते हैं। देखो अगर हम यहाँ हैं, ठीक है, हमको हो सकता है कि हम यहाँ से अचानक जो हिमालय चले जाएं, तो हम वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सर्वाइव ना कर पाएं, लेकिन थोड़े टाइम जब हम वहाँ रहेंगे तो हम उस एनवायरमेंट के लिए कैसे हो जाएंगे, एडेप्टिव हो जाएंगे, और हम वहाँ पे भी आसानी से रह सकते हैं, है ना। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस, यानी कि जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कम जगहों पे मिलते हैं। मतलब जैसे अगर इनको क्या है, कम टेम्परेचर पे या ज़्यादा टेम्परेचर में रहना पसंद है, तो ये इस ही पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये क्या है, कहीं और जाके भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोर हो जाएगा। यानी कि ये जैसे अगर यहाँ पे ठंडी जगह है तो यहाँ पे भी रह लेंगे, और कहीं दूसरी जगह है जहाँ ज़्यादा गर्म है, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, है ना, तो ये यहाँ के साथ साथ यहाँ पे भी रह लेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है रिक्वायर्ड रिलीज फूड, यानी कि इनका देखो BMR जो होगा, बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो होगी वो कैसी होगी, कम होगी। तो इनको जो फूड है ना वो भी कम चाहिए, लेकिन इनका बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो है वो कैसा होगा, BMR जो है वो ज़्यादा होगा। तो इनको क्या है, फूड भी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अब सेम चीज़ जो मैंने अभी कही कि बॉडी मेटाबॉलिक रेट कैसा होगा इसका, कम, और इसका कैसा होगा, हाई। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स में। आप एक बार समझ लोगे अच्छे से कि एक्टोथर्म्स कौन है और एंडोथर्म्स कौन है, तो आप ये डिफरेंस जो है अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट जो है वो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो इस चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जिनको आपको अटेम्प्ट करना है, और इसके आंसर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में जो है आपको देने हैं। तो सबसे पहला क्या है कि लाइकेन्स आर फॉर्म्ड बाय, बहुत फेमस एक एग्जांपल है लाइकेन, और आपने कहीं ना कहीं अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपने जरूर ये सुन रखा होगा लाइकेन का। ये किससे बनता है, ठीक है, मतलब किस किस के बीच का इंटरेक्शन से ये बनता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, एल्गी एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, या फिर एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हो गए। सेकंड है कि फंजाई आर फॉर्म्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट रूट एग्जांपल, यानी कि फंजाई जो है, तो जो इसकी प्लांट की रूट है उसके, मान लीजिए आपका ये प्लांट है और इसके रूट के साथ एक एसोसिएशन बनाती है ना, यहाँ पे क्या होगी, आपकी फंजाई आके लग जाएगी। तो इस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, ये इसमें पूछ रहा है। थर्ड में पूछ रहा है कि पॉपुलेशन कैन बी मेजर्ड बाय, पॉपुलेशन को किस फॉर्म में जो है हम मेजर कर सकते हैं, नंबर के फॉर्म में, परसेंट कवर में, या फिर बायोमास में। फोर्थ आपका पूछ रहा है ऑल वर्ड्स एंड आर एंडोथर्मिक। देखो ये मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर तो अभी के अभी कर सकते हो, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है इंटरेक्शन बिटवीन कैटल एंड अर्गिट इज नॉन एज, यानी कि इनके बीच में भी एक इंटरेक्शन होता है कैटल और अर्गिट के बीच में। आपने देखा होगा कुछ गाय वगैरह जो कहीं बाहर घास वगैरह जो चढ़ने जाती है, तो उनके साथ में एक वाइट कलर का एक बर्ड, पक्षी बोल सकते हो आप, वो होता है जिसको बोलते हैं अर्गेट, है ना। इनके बीच में एक इंटरेक्शन होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, यही आपका क्वेश्चन है ना। ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के
मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस, तो इससे आपको क्या मिलता है, टैग पॉलीमरेज जो है वो मिलता है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाज आर फाउंड इन, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाज, देखो अभी तक के जितने एंडोन्यूक्लियाज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाज करता क्या है, आपका कोई भी डीएनए जो है, आपके डीएनए को क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट करेगा, यानी कि जितना आपको चाहिए उतना कट करेगा। जैसे अगर आपकी इंसुलिन की जीन है, अगर ये आपकी इंसुलिन जीन है तो ये इसको सिर्फ इतनी ही जगह से कट करेगा। ये किसका काम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाज का। और अभी तक के जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाज हमें मिले हैं वो किससे मिले हैं, बैक्टीरिया से मिले हैं। नाउ थर्ड है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय, तो कोहेन एंड बोयर जो थे इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनाया था। फोर्थ बोल रहा है कि एंजाइम है ना, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ अ डीएनए। देखो एंड ऑफ द डीएनए क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए आपका पूरा का पूरा डीएनए है और इसके आखिर से आप अगर इसको कट कर रहे हो तो एंड क्या हो जाएगा, एक्सो, एक्सो वर्ड से क्या कैच कर सकते हो आप, एंड कैच कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सोन्यूक्लियाज है, जो क्या करता है, एंड ऑफ द डीएनए से आपका रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक बहुत फेमस आपका बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, है ना। ये कहाँ आपको सॉइल में मिलता है एंड एज अ स्किलफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये आपका काम करता है। तो ये आपके हो गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स। तो अब बहुत कम टाइम बचा है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।